गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का चुना नेता। पार्टी पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल नेता चुने गए। 12 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को किया अधिकृत। इस बारे में पार्टी हाईकमान को आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया शुभकामना संदेश। कहा, हमने भेदभाव मिटाने के लिए सुधारों की कई पहलें की। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में हुई शामिल। इस साल की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। चक्रवाती तूफान मैनरूज ने चेन्नई के पास ममल्लापुरम तट को किया पार। तूफान कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। तिरुवल्लुर से नागपट्टिनम तक सभी तटीय जिलों में तेज हवाओं के चलते रेड अलर्ट। शाम तक हवाओं की गति में आ सकती है कमी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता की घोषणा की। यूक्रेन में हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के आरोपों से तेहरान और मॉस्को का इनकार। और 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में हारकर हुई प्रतियोगिता से बाहर। वहीं 2 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम 4 में भिड़ेंगे क्रोएशिया और अर्जेंटीना। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अब बुलेटिन को विस्तार से देखेंगे। गुजरात भाजपा के विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान यूसीसी पर नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा या नहीं, इस सवाल पर भाजपा विधायक भूपेंद्र पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर उनकी सरकार ने चुनाव से पहले ही इस मुद्दे पर कमेटी के गठन कर दिया था। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कमेटी की सिफारिश के आधार पर काम किया जाएगा। आपके घोषणा पत्र में और आपके नेताओं ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही। हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। और इससे पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना। राजधानी गांधीनगर में पार्टी के राज्य मुख्यालय कमलम में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए थे। भूपेंद्र पटेल आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण शपथ लेंगे। और हमारी संवाददाता मेघना देव ने गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक जगदीश विश्वकर्मा और जयेश सररिया से विशेष बातचीत की है। आइए वो देखते हैं। जगदीश विश्वकर्मा जी, सर, इतनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि विकास का मंत्र, विकास के राष्ट्रपुरुष देश के यशस्वी वडाप्रधान मोदी जी ने दिया था और उसी मंत्र को लेकर गुजरात की प्रजा के नरेंद्र भाई के प्रति जो प्रेम है वो दिखाया है। और ये सतत ऐसा कहा जाए कि 22 साल से सरकार दी, फिर से गुजरात की प्रजा ने नरेंद्र भाई मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को चुना है, विकास को चुना है। देश के यशस्वी वडाप्रधान ही, देश के यशस्वी गृह प्रधान अमित भी शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और सीआर पाटिल साहब और माननीय भूपेंद्र भाई, ये सबकी मेहनत ये रंग लाई है। पेश समिति का कार्यकर्ता हो, बूथ समिति का कार्यकर्ता हो, सबकी मेहनत रंग लाई है इस बार।
जयेश राडडिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बेहतरीन बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? और खास तौर पर सौराष्ट्र से बहुत बढ़िया जनमत मिला। सौराष्ट्र रीजन में पहले से भी संपूर्ण विश्वास था मतदाताओं पर कि सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत सारा रहेगा और उस हिसाब से जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत सौराष्ट्र में मिली है और पूरे स्टेट में कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा थी, जो जिस तरह से ग्राउंड फील्ड पर काम किया है, उसी तरह पूरे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को अपेक्षा नहीं थी, कल्पना नहीं थी, उसी सरकार बनी है। धन्यवाद। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया है और राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि विधायक दल की कल शिमला में बैठक हुई, जिसमें अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने और आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री मनसुख मांडविया बनारस में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में वर्चुअली उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के हमारे सम्मानीय आंध्र प्रदेश के मंत्री श्रीमती विद्याकाला रजनी जी, हमारे झारखंड के सम्मानीय मंत्री श्री बंदा गुप्ता जी, हमारे सिक्किम के सम्मानीय मंत्री महोदय डॉक्टर M.K. शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे उत्तराखंड के सम्मानीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री और यहाँ के लोकल विधायक श्री रविंद्र जायसवाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, जिसको दयालु करके बोलते हैं, हमारे बीच में विशेष उपस्थित हमारे वेस्ट बंगाल की मंत्री महोदया श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य जी, हमारे भारत सरकार के सभी ऑफिसरगण, सभी उपस्थित हमारे कम्युनिटी हेल्थ से जुड़े हुए भाई और बहनों, आज हम सब लोग गंगा की गोद में बसी अविनाशी, भव्य और दिव्य महाकाल की सबसे प्रिय नगरी काशी पर एकत्रित हुए हैं। और जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 तारीख को मनाया जाए, उसके पहले 2 दिन के लिए हम विस्तृत विचार विमर्श करके आने वाले दिनों में हमारे देश में हम हेल्थ को कैसे एक्सेसिबल करें, हेल्थ को कैसे अफोर्डेबल करें और हेल्थ को कैसे यूनिवर्सल करें, उस दिशा में गहरा चिंतन और मनन करेंगे। एक ऐसा उपक्रम है जो एक नया भारत का दिशा निर्देश भी है। केवल क्या भारत सरकार की ओर से हम कोई विषय तय करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन देश में करने की कोशिश करें, तो क्या हम सचमुच समय पर सफल हो सकते हैं? क्या केवल राज्य की ओर से ही प्रयास हो, या तो जिस प्रयास जिसके लिए हो रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है, ऐसे मेरे CHO के द्वारा ही प्रयास हो? जी नहीं। हमें कोई गोल को अचीव करना है तो भारत सरकार, राज्य सरकार और उस विषय के जुड़े हुए सभी
हमारे ऑफिसर्स डॉक्टर्स को साथ में मिलकर प्रयास करना होगा। जब हम कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करते हैं और व्हीकल की बात करते हैं और हम टाइम पे हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए निश्चय करें तो एक पहिया छोटा हो या गति से चले, एक पहिया बड़ा हो या कम गति से चले, कभी हम गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। हमें सचमुच गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, यानी कि हमारे गोल को अचीव करना है, तो सभी को सिनर्जी के साथ चलना होगा, सिनर्जी के साथ प्रयास करना होगा, तालमेल बनाना होगा, सामूहिक प्रयास करना होगा, ताकि हम हमारे गोल को अचीव करने में सफल हो सके। आज हमारे सामने सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जब देश क्रिटिकल स्थिति में थे, देश कोविड का सामना कर रहे थे, उस वक्त हमारे सभी डॉक्टर्स, मेरी हेल्थ आर्मी, मेरे सभी आशा बहन, मेरे सभी एएनएम वर्कर्स, सब लोगों ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिया था। उस वक्त मैं दुनिया के साथ बात करता था, दुनिया के साथ मीटिंग होती थी, और जब मैं दुनिया के साथ बात करता था और वहां के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बताते थे डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आते थे, नर्स ड्यूटी पर नहीं आते थे, और कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने में बहुत दिक्कत का सामना कर रहे थे। उस वक्त मेरी हेल्थ आर्मी ने देश को बचाने के लिए जो प्रयास किया है, अपने स्वयं को जोखिम में डाल के, अपने दूर सुदूर अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के डॉक्टर्स हो, उन्होंने अपने जीवन की बिना चिंता करे अपनी ड्यूटी को फॉलो किया, अपनी ड्यूटी को अदा किया, तब जाके आज दुनिया में हम गौरव के साथ कह सकते हैं और हम दुनिया में कोविड क्राइसिस के सामने सफलता से लड़ पाए। इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी, आप सबसे मेरी ये भी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उपलब्ध कराना है। मोदी जी ने कहा है कि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है। जब हम आजादी के अमृत काल से पास हो रहे हैं और आज से 25 साल के बाद हम देश का शताब्दी वर्ष मनाए, तब तक हमें देश को समृद्ध करना है, और देश को समृद्ध करने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं, और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने का जो नींव है वो हमारे देश के स्वस्थ नागरिक स्वस्थ होने में है, और हमारे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, उसके लिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। एक पहली बार हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है। अभी मोदी जी के कार्य पद्धति रही है, वो कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा टोटल में सोचते हैं, ताकि हम सचमुच परिणाम की दिशा में जा सके। और इसलिए देश में हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए तो मेडिकल कॉलेज बनानी चाहिए। देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। अभी यहां बताया गया 1,33,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज बन चुके हैं, और मेरी अपेक्षा है आप सब लोगों के प्रयास से, सभी राज्य सरकार के प्रयास से आने वाले दिनों में, एक महीने के अंत में हमें 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना लेना है। एक बार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए, वहां डॉक्टर नियुक्त हो, इसलिए हमारे पास डॉक्टर चाहिए। हमारे यहाँ देश में स्टूडेंट मेडिकल का एजुकेशन लेने के लिए फॉरेन जा रहे हैं। यूक्रेन जैसी क्राइसिस में हमने कैसे उसको वहां से बचा के इंडिया में लाए, हम सब लोगों ने देखा, और इसलिए हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी भी पूरी हो और हमारे देश में ही मेडिकल एजुकेशन मिले। इसलिए जो पहले 44,000 सीटें हुआ करती थी, वो आज
96,000 सीटें MBBS की हो चुकी हैं और अगले साल आने वाले वक्त में 1 लाख सीट हो जाए, ताकि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हमें डॉक्टर मिल पाएंगे और डॉक्टर को वहां से दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही हमारे देश की विविधता को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 1.3 बिलियन 130 करोड़ की जनसंख्या है। यहाँ अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, गरीब क्लास भी है। 6 लाख गांव से बना हुआ हमारा देश और हर गांव के लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधा मिले, उसका केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने, इस दिशा में हमें प्रयास करना है। 5-6 हजार गांव में एक हेल्थ एंड वेलनेस, 5-6 हजार के पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पेशेंट आए और वहां पर गरीब परिवार के पेशेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आ गए, वहां हमारे डॉक्टर्स उसका डायग्नोसिस करें और डॉक्टर साहब को ऐसा लगे कि मुझे और उसको अधिक एग्जामिन करने की आवश्यकता है और डायग्नोसिस की आवश्यकता है, तो पेशेंट को आज तक तो हम रेफर करता है कि आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाओ और हम रेफरेंस कर देते हैं। जी नहीं, एक गरीब व्यक्ति जाओ अपने गांव से फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएंगे तो मजदूरी करने वाला लोग होता है, उसके घर में भी यही स्थिति होती है। लेकिन जब पेशेंट को लेके जाना है तो घर के एक व्यक्ति को उसके साथ जाना होता है। एक पेशेंट जाता है, एक व्यक्ति साथ में जाता है, उसकी रोजगारी जाती है, वहां जाने में खर्च भी लगता है। और ये समस्या से हम कैसे बाहर आए, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, और इसलिए भारत सरकार ने ई संजीवनी प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मुझे खुशी है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज 4 लाख से अधिक डेली टेली कंसल्टेशन होता है। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर और पेशेंट, मैं थोड़े दिन पहले जज्जा नया एम्स का कैंसर सेंटर बना है, वहां पर जा रहा था। रास्ते में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का बोर्ड मैंने देखा, मैं उसको आगे से सूचित नहीं किया था कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मुलाकात लूंगा, लेकिन मैंने बोर्ड देखा, मैंने मेरे ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, मुझे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाना है। और जब मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गया, हमारे डॉक्टर साहब उसका एक पेशेंट को डायग्नोसिस कर रहे थे और एग्जामिन कर रहे थे। उसको पता नहीं था कि उसके बगल में आके भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर बैठ गए। वो पेशेंट के साथ बात करता था और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा, तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट ने पीजीआई चंडीगढ़ के साथ एमओयू करके रखा है। तो पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर साहब, स्पेशलिस्ट डॉक्टर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से इस हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ जुड़ गए थे। पहले हमारे डॉक्टर ने बात की और वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे थे। दोनों डॉक्टर के बीच में बात होने के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगा कि मुझे पेशेंट से बात करनी है, तो उन्होंने तुरंत ही बगल में बैठे हुए पेशेंट से बात की। बातचीत करने के बाद उन्होंने डॉक्टर को कहा कि आप इस टाइप की प्रिस्क्रिप्शन उसको लिख दो। प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद कहा कि 7 दिन के बाद यहाँ आके बताना। देखो कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है। एक गरीब पेशेंट को वहां एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस मिल गई, उसको दिल्ली नहीं आना पड़ा, अपने ही गांव में उसकी सुविधा हो गई। ऐसे 4,400 पर 4 लाख से अधिक टेली कंसल्टेशन होना। आज तक 8 करोड़ टेली कंसल्टेशन हो चुका है और एक एक्सपर्ट ओपिनियन ऐसा कह रहा है, एक स्टडी ऐसा बोल रहा है कि जो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सुविधा मिल जाती है तो प्रति पेशेंट एवरेज 900 से अधिक रुपया उसका बच जाता है। और उसमें एक स्टडी में यह भी आया कि टेली कंसल्टेशन से पेशेंट को सुविधा मिल जाती है तो एवरेज 22 किलोमीटर की जर्नी उसकी रुक जाती है। 22 किलोमीटर एवरेज 8 करोड़ टेली कंसल्टेशन
एवरेज 22 किलोमीटर उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ा। 900 रुपया उसका एक टेली कंसल्टेशन के माध्यम से बच गया। जो अस्पताल जाते वहां जाने का खर्च, ट्रीटमेंट का खर्च, फिर वापस आने का खर्च, फिर अपने परिवार के एक व्यक्ति की काम रुका उसका खर्च, उसका एनालाइज किया गया उसको, तो उसमें से निकला कि 900 रुपया प्रति टेली कंसल्टेशन से प्रति पेशेंट को बच जाता है। और हम केवल 2 साल का हिसाब किताब करें तो हमारे देश के मरीज का 7,500 करोड़ से अधिक रुपया बच गया। दोस्तों उससे तो बड़ा। तो ये सीधा प्रसारण आप वाराणसी से देख रहे थे। वाराणसी में स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री मनसुख मांडविया संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हेल्थ को यूनिवर्सल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें यूनिवर्सल कवरेज सभी को उपलब्ध कराना होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के समय हमारी जो हेल्थ आर्मी है उसने बहुत बड़ा योगदान दिया और देश को बचाने में उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा। स्वस्थ जो समाज है वही स्वस्थ राष्ट्र की उसी से परिकल्पना हो सकती है, उसी से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे इसके बारे में सभी को सोचना होगा और कदम उस दिशा में उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। हर गांव में 5 से 6 हजार क्षमता वाली एक वेलनेस सेंटर का होना अति आवश्यक है। देश की जो विविधता है उसे ध्यान में रखकर हमें ये हेल्थ कवरेज उपलब्ध कराना होगा। तो तमाम बड़ी बातें इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कही। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप देखते रहिए DD न्यूज।